हमने अभी तक रेखीय सरलावर्त गति को पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे कोणीय सरलावर्त गति, है ना। यानी कि एक किसी पॉइंट पर फिक्स कोई बिंदु एक कोण की तरफ सरलावर्त गति करेगा, तो किस तरीके से करता है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, क्या समीकरणें होंगी और क्या उसके फॉर्मूले होंगे, वो हम देखते हैं। अगर आपको रेखीय सरलावर्त गति अच्छे से आता है ना, तो समझ लो कोणीय सरलावर्त गति तो आपको अच्छे से आ ही जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना, बस सिर्फ उसका कॉपी पेस्ट करना है। कोणीय सरलावर्त गति एक तरह से एंगुलर एसएचएम भी बोल सकते हैं, एक तरह से आप इसको क्या बोल सकते हैं, एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। कोणीय सरलावर्त गति जिस तरीके से हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले अगर हम, तो जैसे कोई भी एक धागे से बांध करके एक बॉब ले लिया है ना, इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस करूँ, विस्थापित करूँ ऐसे, तो ये एक एग्जाम्पल होगा सरलावर्त गति का, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, सरल लोलक भी बोल सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक ला करके छोड़ा तो ये कहलाता है इसका आयाम, ये कहलाएगा इसका आयाम। ये क्या कहलाएगी, इसकी मीन पोजीशन, माध्यावस्था, है ना, माध्यावस्था कहलाएगी। तो कोणीय सरलावर्त गति में ये इसका आयाम, ये भी थीटा नॉट हो गया। तो यहाँ पर उसके समीकरण जब हम लिखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे कि भाई रेखीय में और कोणीय में जो संबंध होता है, जैसे मान लीजिएगा अगर हम बात करते हैं x, तो ये रेखीय में होता है, तो रेखीय के बाद कोणीय में, ये तो रेखीय में हो गया, और इधर कोणीय में क्या होता है, x की जगह थीटा, कोणीय में आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इधर a होता है, उधर अल्फा हो जाएगा कोणीय में, है ना। इधर v होता है, तो यहाँ ओमेगा होता था, लेकिन यहाँ ओमेगा मत लेना, क्योंकि यहाँ ओमेगा बराबर था 2π/t, ये क्या थी, कोणीय आवर्ती। तो यहाँ पर ये ले लेंगे ओमेगा, ये भी क्या है, ओमेगा है, तो ये क्या कहलाएंगे, चाल इसकी, है ना। अगर आप इसके लिए लिख रहे तो ये वाली से ओमेगा से मत लिखना, ये क्या कहलाती है, कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती कह सकते हैं, और ये क्या कहलाएगी, कोणीय चाल कह सकते हैं इसको, है ना। तो कोणीय चाल या कोणीय सरलावर्त गति में उसकी चाल कह सकते हैं। तो इनके सब फॉर्मूले क्या बनेंगे, जैसे x बराबर क्या था, a sin ओमेगा t था। अगर मेरे पास x इक्वल टू a sin ओमेगा t था, या फाई नोट भी लिखना चाहो तो फाई नोट भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह क्या बन जाएगा, ये x की जगह बन जाएगा थीटा, आयाम की जगह बन जाएगा थीटा नोट, और बेटे साइन ओमेगा टी प्लस जो भी इसका प्रारंभिक फेज होगा वो लिख देंगे, ठीक है। वेग की इक्वेशन में क्या लिखेंगे, वेग की जगह ये लिख दिया कोणीय वेग, और बेटे यहाँ पर a थीटा नोट, a ओमेगा होता था, a ओमेगा का मतलब थीटा नोट ओमेगा, और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। त्वरण में क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा a ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा स्क्वायर का मतलब थीटा नोट ओमेगा स्क्वायर और माइनस का, और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नोट। तो ये हमें तीनों की तीनों समीकरणें सरल कोणीय सरल आवर्त गति में याद रखनी है। कोणीय सरल आवर्त गति में तीनों समीकरणें हमें याद रख के चलनी है। ऐसे ही सारे फॉर्मूलों को हम कंपेयर करके लिख सकते हैं। यहाँ पे सर इसमें क्या होता था भाई, इसमें हम लिखते थे f इक्वल टू माइनस के kx, ये लिखते थे रेखीय सरल आवर्त गति में, सॉरी तो रेखीय सरल आवर्त गति में f बराबर लिखते थे माइनस kx, ये रेखीय में था। और कोणीय में क्या लिखा जाएगा, कोणीय में लिखा जाएगा टॉर्क बराबर माइनस के k थीटा। ये k क्या था, SHM कांस्टेंट, SHM नियतांक, और बेटे ये वाला k क्या है, ये भी SHM कोणीय SHM नियतांक, कोणीय SHM नियतांक, है ना। जहां x था वहां थीटा आ जाएगा, जहां बल था वहां पर आपके पास बल आघूर्ण आ जाएगा। ये क्या है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण से चीजें घूमेंगी, घूमने का कौन घुमाता, कौन है चीजों को, बल आघूर्ण। तो बल तो चलाता था, तो बल आघूर्ण, बल का जो असर होगा जिससे वो घूमेगी उसे क्या कहेंगे, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण से जब चीजें घूमेंगी तो कौन घूमेगा, कौन घूमेगा, तो कोणीय
आवर्ती आ जाएगी, कोणीय चाल आएगी, कोणीय समत्वरण आ जाएगा। तो इसलिए उसके सारे के सारे फॉर्मूले उसके जैसे ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर हमें है कि भाई यहाँ पर हमने ये इस समीकरण में आयाम को थीटा नॉट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसी को अल्फा को ये भी लिख सकते हैं, जैसे a इक्वल टू क्या था ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं, है ना, माइनस के ओमेगा स्क्वायर थीटा। सारे फॉर्मूले बिल्कुल आप कंपेयर करके लिख सकते हैं, लेकिन इतने से काम चल जाएगा। जैसे मान लो अगर आपको कोई बोले, जैसे मान लीजिएगा एक क्वेश्चन में देख लो कि मान लीजिएगा आपको कोई बोला कि भाई ये इसका आयाम है 2 डिग्री और यहाँ से इसको छोड़ दिया, यहाँ से इसको छोड़ने पर ये 1 डिग्री है, तो थीटा नॉट 2 डिग्री आ गया। छोड़ने पर समीकरण लिखो, अगर बोला गया इसके समीकरण लिखो, यहाँ से छोड़ा तो ये क्या है, आयाम कितना थीटा नॉट, और छोड़ा कहाँ से 1 डिग्री से, यानी कि जैसे आयाम a की वैल्यू 2 है और उसके आधे पर पहुँच गया, तो आप इसको फेजर डायग्राम में वैसे ही बनाओ जैसे बनाते थे। तो फेजर डायग्राम में ये एम्पलीट्यूड हो गया इतना, जिसे हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ए, यानी कि थीटा नॉट कह सकते हैं, जिसे 2 डिग्री बोला, और इसके आधे से छोड़ा। आधे से छोड़ने का मतलब यहाँ से छोड़ा, t बराबर 0 पर इसका यहाँ पर है, तो आप इसको बोल सकते हैं ये मान लीजिए कोई एंगल है, कुछ भी मान लीजिएगा, इस एंगल को आप कुछ भी मान लो बीटा मान लो, तो ये a हो गया, a की जगह आ गया, और ये a/2 की जगह आ गया, है ना। उसके जैसा बना लिया ताकि आपको ये एंगल निकल जाए। मान लीजिएगा इस एंगल को आपने कुछ भी लिख लो, मान लो इसमें इस एंगल को बीटा मान लिया, तो कोस बीटा a/a/2 इससे गया तो कोस 60, तो बीटा कितना आ गया, बीटा आ गया 60 डिग्री, दैट इज π/3। तो यानी कि t बराबर 0 पर इतना है, तो ये क्या हुआ फाई नॉट, प्रारंभिक फेज। तो फाई नॉट कितना आ गया, फाई नॉट आ गया π/6। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, समीकरण क्या लिखोगे, थीटा बराबर थीटा नॉट कितना, थीटा नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। भाई समीकरण लिखने के लिए क्या चाहिए, समीकरण लिखने के लिए फाई नॉट चाहिए था, ये तो 2 डिग्री है ही, साइन ओमेगा t प्लस बस यहाँ π/6 आ जाएगा, और ये इसकी समीकरण आ जाएगी। इस तरीके से हम ये सवाल पहले भी कर चुके इस तरह के सवालों को कि भाई इसको ये इसका आयाम हो गया और ये इसको हमने यहाँ से छोड़ा, तो t बराबर 0 पर ये यहाँ से छोड़ने पर इसके समीकरण लिखो, यानी कि a/2 से छोड़ा, थीटा/2 से छोड़ा, थीटा नॉट/2 से आधे आयाम पे से छोड़ा, बिल्कुल उसी तरीके से कंपेयर करो, हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस आपको इस बात का ध्यान रखना है इसमें कि जो कंडीशन वहां f बराबर -kx थी, वो कंडीशन यहाँ टॉर्क बराबर -k थीटा होगा। यानी कि अब हमें जो स्टेप हमने पहले बल के लिए किए थे, वो सारे के सारे बल की जगह अब हमें बल आघूर्ण के लिए करने, यानी कि सारे सवालों को रिपीट किया जा सकता है। यहाँ पर भी उसी तरीके के सवाल बना करके, टॉर्क लगा करके, बल आघूर्ण लगा करके, घुमा करके, तो बस उसी तरीके से वहाँ जहाँ पर हम x विस्थापित करते थे, यहाँ पर हमें थीटा विस्थापित करना पड़ेगा, छोटा सा थीटा विस्थापित करके, फिर हम उसके टाइम पीरियड, आवर्तकाल सब कुछ निकाल सकते हैं, समीकरण सब कुछ। इसलिए पहले रेखीय पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस आनी चाहिए, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कॉपी पेस्ट जैसी चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो हम कोई भी समीकरण लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लीजिएगा आपको एक समीकरण लिखनी है, आपसे बोल दिया जाए कि भाई ये पेंडुलम है और ये इसको यहाँ से छोड़ दिया, तो ये इसका 4 डिग्री है आयाम, तो आयाम कितना हो गया, थीटा नॉट 4 डिग्री। तो t बराबर 0 से यहाँ से छोड़ने पर इस दिशा में, तो इसकी समीकरण लिखो, इसकी समीकरण लिखो। तो समीकरण की लिखनी है अगर इसकी, क्या होगा भाई, यहाँ से छोड़ा तो क्या बनाओ, फेजर, आयाम कितना 4, यहाँ से ये इसका आयाम है थीटा नॉट समझ लो, तो यहाँ से छोड़ा इसको, तो t बराबर 0 से यहाँ से छोड़ने पर ये क्या है, फाई नॉट हो गया, कितना π/2। तो बस इसमें तो फाई नॉट डायरेक्ट पता लग रहा, तो समीकरण क्या बन जाएगी, थीटा बराबर 4 डिग्री साइन ओमेगा t प्लस π/2, ये आंसर आ गया।
तो इसके सारे सवाल वैसे से ही रहेंगे जैसे पहले करते थे। एक सवाल और देख लेते हैं। मान लीजिएगा आपको बोला गया कि भाई आपने पेंडुलम को यहाँ से छोड़ा, या आपके ले लीजिएगा 2 डिग्री ले लो और एम्पलीट्यूड है इसका 4 डिग्री, और यहाँ से छोड़ने पर ये आपका यहाँ पे इस दिशा में है, तो यानी कि t बराबर 0 से यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया, तो इसकी समीकरण लिखो, समीकरण लिखो। तो समीकरण लिखने में कुछ नहीं है, आपको क्या बनाना, फिगर बनाना। तो फिगर बनाओ और बस हो जाएगा काम। बस इम्पोर्टेंट क्या है कि छोड़ा कहाँ से है, छोड़ा कहाँ से। बिल्कुल उसी तरीके से सोचेंगे ना भाई, जैसे मान लीजिएगा यहाँ मीन पोजीशन होती थी, ये वाली इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती थी, वेलोसिटी 0 होती थी, काइनेटिक एनर्जी 0 होती थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती थी, है ना। यहाँ पे काइनेटिक वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और यहाँ पर वेलोसिटी 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 और ये मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से पार्टिकल ऐसे चलता था, ऐसे चलता था, ऐसे चलता था, यहाँ पर अगर है तो इधर जाता था उसका, जैसे हम यहाँ पर दिखाते थे। तो ठीक वैसे यहाँ पे सोचना है, सारी कहानी वही चलती रहेगी। तो ये यहाँ होने का मतलब यहाँ है, यहाँ इस तरफ दिशा में, इस तरफ का मतलब कहाँ होगा, इस तरफ या इस तरफ, क्योंकि इस तरफ है तो ऐसे, यानी कि शुरू में यहाँ पर है ये, है ना, शुरू में ये यहाँ पर है ऐसे। तो इसका शुरू का फेज कितना हुआ, शुरू में ही फेज ये हुआ, इनिशियल फेज। तो ये कितना हुआ, एक तरह से आधा। तो मान लो इसको एम्पलीट्यूड a लिख लिया, इसको a/2 लिख लिया, हालांकि ये थीटा नोट हो गया अब ये, और ये थीटा नोट बाई 2 कह सकते हैं, है ना। तो क्या कुल मिला के एंगल निकालना, मान लो एंगल बीटा है, तो ये एंगल बीटा कितना जाएगा, बीटा जाएगा π/3। तो ये π/3 आ गया, बीटा π/3, यहाँ से छोड़ा ना इसको शुरुआत में। तो शुरुआत में इसका फेज था, तो बीटा π/3, तो कितना 90 90 90 270। तो हमने के फाई नोट कितना आ गया, फाई नोट आ गया π/3 प्लस कितना, और 270 का मतलब समझते हो, 270 इंटू भाई है ना 90 90 90 और पाई बीटा ये, तो ये π/180, ये लो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3π/2, 3π/2। तो कितना आ गया 6 और 2, 3 दूनी 2 प्लस 2 तिया 6, 9 पाई, इनके 11π/6। तो क्या इसकी समीकरण बनेगी, समीकरण बन जाएगी थीटा बराबर 4 डिग्री साइन ओमेगा टी प्लस 11π/6। ये इसकी समीकरण बन गई, आंसर। तो कहने का मतलब यह है कि सब कुछ वैसा सही चलना है, ओके। चलो जी, अब हम पढ़ते हैं, जैसे हमने देखा कि कोणीय आवर्त, सरल आवर्त गति का जो बेस्ट एग्जाम्पल था वो क्या था, सरल आवर्त गति में, दैट इज सरल लोलक। तो सरल लोलक होता क्या है, इसके लिए क्या क्या फॉर्मूले होंगे वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज इसके ऊपर पूरी रिसर्च करते हैं, पूरी पीएचडी करते हैं, सब कुछ जानेंगे इसके बारे में, क्या क्या होता है इसकी पूरी डिटेल जानेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि भाई सरल आवर्त गति करते हुए सरल लोलक का मतलब यह है कि एक धागे से बंधा हुआ एक बॉब लिया जिसका द्रव्यमान m है और धागे के मास क्या है, भार इन है। तो जब हम इसको किसी इसकी माध्यावस्था है, माध्यावस्था मीन पोजीशन है ना, ये इसकी माध्यावस्था है ना। अब मान लीजिएगा ये कहीं यहाँ तक हमने यहाँ से लाके छोड़ा, तो ये इसका क्या कहलाएगा, थीटा नोट इसका आयाम कहलाएगा। लेकिन अगर किसी समय यहाँ पर है, किसी एंगल थीटा पर, तो उस समय इसके ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क देखते हैं कितना है। वही स्टेप याद रखने हैं, किसी भी कोणीय आवर्त गति में टाइम पीरियड निकालना है, कोणीय सरल आवर्त गति में टाइम पीरियड निकालने के लिए बेटे सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, उसको उसकी माध्यावस्था से विस्थापित करा। ये इसकी माध्यावस्था है, इसको यहाँ से यहाँ विस्थापित किया, स्मॉल एंगल थीटा, स्मॉल एंगल छोटा सा एंगल थीटा में विस्थापित करने पर अब यहाँ पर
कुल टॉर्क शून्य देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नेट टॉर्क शून्य था मीन पोजीशन पर। अब यहाँ पर नेट टॉर्क निकालेंगे, यहाँ पर नेट टॉर्क निकालेंगे, वो थीटा के प्रोपोर्शनल आना चाहिए और टॉर्क की डायरेक्शन इसकी तरफ होनी चाहिए, मीन पोजीशन की तरफ। तो बस हो जाएगा अपना काम। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसमें एक तो टेंशन है और इसमें एक नीचे की तरफ mg है, ये तो हुआ। और अगर हम बात करें तो भाई ये L है और ये। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। L cos थीटा और ये L sin थीटा, ये तो हो गया। तो टॉर्क एट थीटा, नेट टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क किस किस के कारण, एक तो टेंशन, इस किसके बिंदु के पॉइंट, इसके हिंज के, इसको हिंज बोलते हैं, कब्जा बोलते हैं, जहां पर भी जुड़ा हुआ है सपोर्ट, या फिर जहां पर ये जुड़ा हुआ है हिंज या फिर कब्जा समझ ले, सपोर्ट कह सकते हैं यहाँ पर, या फिर आधार पर। इस आधार पर इसको बिंदु का नाम दे दिया O। तो O के अबाउट, O के परितः, क्योंकि बल आघूर्ण निकालने के लिए बताना जरूरी है कि किस बिंदु के परितः निकाल रहे हैं। अब देखो ये जो T है, तनाव है, ये तनाव बल तो इसी बिंदु से पास हो रहा, तो इसका आघूर्ण तो शून्य है, लेकिन mg में तो बल लग रहा, तो mg का आघूर्ण लिखेंगे mg इंटू लंबवत दूरी इसकी, इस वाले बिंदु से लंबवत दूरी L sin थीटा। और ध्यान से देखो, हमने थीटा को उधर डिस्प्लेस किया, उधर ले गए, उस तरफ ले गए ना, यहाँ से उस तरफ लेकर के चले गए। तो जब उधर लेकर के चले गए, ऐसे घुमाया, यानी कि थीटा को ऐसे घुमाया, है ना, तो यानी कि थीटा की डायरेक्शन कहाँ बोल सकते हैं, बाहर। तो जब थीटा की डायरेक्शन बाहर है और ये mg इस तरफ है और r वेक्टर आपका यहाँ, तो r क्रॉस f से, r क्रॉस f, r और f का सदिश गुणनफल देखें, r क्रॉस f से टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, r क्रॉस f। बेटे इसके हिसाब से देखो, r वेक्टर क्या बैठेगा, ये वाला, और f बल, तो r उधर, r क्रॉस f से ये अंदर आ गया, तो इसका मतलब टॉर्क की दिशा थीटा के अपोजिट है ना। ये चीज हम बहुत बार कर चुके हैं कि भाई कैसे थीटा उधर, टॉर्क इधर, तो जब ये इसका अपोजिट है तो माइनस लगा देंगे, जिसकी दिशा किधर है, मीन पोजीशन की तरफ है। बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब माइनस mg L, और ये रहेगा थीटा, चूंकि थीटा स्मॉल है, थीटा क्या है, छोटा है बहुत, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटे, थीटा लिख सकते हैं। तो टॉर्क बराबर आ गया माइनस mg L थीटा। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका K ऑफ SHM। जब ये K SHM आ गया, अब आपको पता है कि जो काम द्रव्यमान का रेखीय गति में होता है, जो काम द्रव्यमान का रेखीय गति में होता है, ये रेखीय गति में होता है, ठीक। तो यहां पर रेखीय गति के बाद यहां पर कोणीय में क्या हो जाएगा, कोणीय में m की जगह कौन बन जाएगा, I, दैट इज जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, वो काम यहाँ जड़त्व आघूर्ण का हो जाएगा। जो काम यहाँ पर t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के होता था, K ऑफ SHM, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट I ऑफ K SHM। लेकिन ये किससे कंपेयर करते थे आप, ये करते थे आप इक्वल टू माइनस के एक्स से, और ये कहाँ से करते हैं, जब आप टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा आ जाएगा, तो आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर ये के SHM आ गया, ये थीटा आ गया, तो उससे कंपेयर करने पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन कितना, के ऑफ SHM। अब ये आई कितना हो जाएगा भाई इसका, इसके अबाउट क्या ये ml स्क्वायर हो जाएगा, ml स्क्वायर हो जाएगा, और के SHM कितना है, mgl, m से m गया, l से l गया, ये 2 पाई, यानी कि टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। बचपन से पढ़ता आ रहे हैं इसको फॉर्मूले को, इसको जानते हैं हम काफी समय से भाई। इसका मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट l बाई जी होता है किसी भी सरल आवर्त गति करते हुए पेंडुलम का आवर्तकाल। लेकिन कंडीशन क्या है, थीटा
छोटा होगा तब ऐसा होगा, थीटा छोटा नहीं होगा तब ऐसा नहीं होगा, है ना। इस बात का ध्यान रखिए। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई आपके पास क्या आया, टॉर्क बराबर माइनस एम जी एल थीटा, टॉर्क को लिख सकते हैं आई अल्फा एम जी एल थीटा, तो अल्फा बराबर माइनस एम जी एल बाई आई थीटा। ये क्या बन गया, ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आई अपॉन या एम जी एल अपॉन आई, या फिर ओमेगा बराबर आई अपॉन एम जी एल, या फिर टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा का मतलब सॉरी एम जी एल अपॉन आई, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, आई अपॉन एम जी एल, ठीक। तो ये कह सकते हैं आप इसको कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये बन गया, या फिर के एस एच हम बोल सकते हैं। इसी में भी आप आई की वैल्यू रख देंगे एम एल स्क्वायर अपॉन एम जी एल अंडर रूट 2 पाई एम सेम एल सेल, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक। तो सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूला मतलब अल्फा की फॉर्म में लिख लो चाहे इसकी फॉर्म में लिख लो, वो एक ही बात है, उससे कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मतलब आप इसको अल्फा बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में लाके कर लो, या टॉर्क बराबर के थीटा कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि के थीटा करते ही आप डायरेक्ट 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन के एस एच एम लगा सकते हो, है ना। तो अब इसके बारे में और बहुत सारी चीजें जानते हैं। हमें इसमें यहाँ देखने पे एक चीज समझ में आ गई कि भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो क्या हो रहा है, वो टाइम पीरियड है प्रोपोर्शनल टू रूट एल है, या टी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट जी है। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बात है कि भाई दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है ना। अब जैसे हमने सिंपल पेंडुलम यानी कि सरल लोलक को ऐसे लिया कि भाई कोणीय आवर्त गति कर रहा है, लेकिन इसको कभी कभी ऐसे भी इसका प्रूफ ऐसे भी कर सकते हैं कि रेखीयावर्त गति, कि अगर मैं इसको बोलूं सरल आवर्त गति का टाइम पीरियड आवर्तकाल लगभग रेखीय आवर्त गति मानने पर, रेखीय आवर्त गति मानने पर, मतलब कहना है कि भाई आपका एंगल तो छोटा ही, तो इसको लगभग लगभग ऐसा मान लिया, तो ये x मान लो, ये इसकी मीन पोजीशन है, तो यहां पर एफ नेट 0, ये इसको थोड़ा सा एंगल घुमाया तो यहां पर क्या लग रहा है, mg लग रहा है, यहां पर mg लग रहा है, और इधर कौन लगेगा, ये mg cos थीटा लगेगा, इधर टेंशन t, और इस तरफ ये वाला mg sin थीटा। तो यानी कि मीन पोजीशन की तरफ कौन सा बल लग रहा है, मीन पोजीशन की तरफ ये लग रहा है ना, x की तरफ। बिल्कुल छोटा सा मान लेना हमने इसको, अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं तो आप इसको ऐसा समझ लो कि बहुत छोटा सा मानने पर ये ऐसा बन गया कि भाई लीनियर मान लेंगे, लगभग लगभग लीनियर। तो ये x हो गया ना, तो इसमें कौन हो जाएगा mg sin थीटा, तो इधर ये x है, तो सेंटर की तरफ मीन पोजीशन की तरफ नेट फोर्स कितना लग गया एट x, केवल क्या लगा mg sin थीटा, माइनस इस तरफ तो माइनस mg sin थीटा क्या लिख देंगे थीटा, तो बेटे ये लेंथ l है, ये थीटा है, माइनस mg, जब स्मॉल एंगल होता है तो स्मॉल एंगल के केस में ये थीटा लिख दिया, तो थीटा बराबर क्या होता है आर्क यानी कि चाप बटे त्रिज्या। अब ये देखो जब ये छोटा सा है तो ये चाप हो गया x, ये त्रिज्या होगी, तो क्या इसको l बाई एक्स लिख सकते हैं थीटा को, है ना, x बाई एल, चाप क्या हुआ x बाई एल, तो यहाँ लिख देंगे x बाई एल, तो एफ नेट लिख देंगे ये। तो अब देखो ध्यान से, माइनस एम जी अपॉन एल इंटू एक्स, ये क्या बन गया, ये बन गया के एस एच एम। तो इस केस में टाइम पीरियड क्या बनता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के एस एच एम। ये सिर्फ एक तरीका है समझाने का और कोई ज़रूरत नहीं है इसको। तो क्या बनेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के एस एच एम कितना है भाई एम जी बाई एल, इससे कट जाएगा तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फिर वही आ गया, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा समझाने की बात है कि भी इसको रेखीयावर्त गति मान करके भी कर सकते हैं। अगर एंगल छोटा हो, एंगल बड़ा होगा फिर नहीं कर सकते, फिर आपको कोणीयावर्त गति के हिसाब से करने में फायदा रहेगा और
फिर उसका फॉर्मूला ज़्यादा एंगल होगा बड़ा तो फिर उसका फॉर्मूला भी बादल अलग हो जाएगा, फिर ये भी नहीं रहता, इसमें भी चेंजेज हो जाते हैं। क्या होगा वो देखेंगे बाद में, फिलहाल तो हमारे कोर्स में ये वाला ही मान करके चलो कि ये है। अब जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये एक बॉब है, इसमें पानी भरा हुआ है ना, मान लो पानी भरा हुआ है, इसकी लेंथ L है, इसका मास है, मैं बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा? क्या इसका टाइम पीरियड L/G हो जाएगा? यस। अब मैंने कहा कि इसमें छेद हो रहा है, अगर इसमें छेद हो रहा है तो इसका ये जो पानी है ये कुछ इस लेवल पर आ गया, तो बेटे इसकी इफेक्टिव लेंथ यहां तक होगी, ये L इफेक्टिव यहां तक है, सेंटर ऑफ मास तक इसके। तो बताओ इसमें जब ये मास कम हो गया, पानी का वेट कम हो गया, तो इसका टाइम पीरियड घटा या बढ़ा? तो जाहिर सी बात है कि भाई अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ तो नहीं रहेगा, थोड़ा नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा सेंटर ऑफ मास, तो क्या होगा? लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई इसका मतलब यहाँ तक, तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा? 2π√L इफेक्टिव, जो प्रभावी लंबाई है वो बढ़ गई, यानी कि टाइम पीरियड बढ़ गया। और जब टाइम पीरियड बढ़ गया तो जैसे जैसे खाली होता जाएगा, जब ये खाली हो जाएगा, तो जब ये खाली हो जाएगा तो उस समय फिर से सेंटर ऑफ मास ही आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास ही आ जाएगा, तो L इफेक्टिव फिर से वही बन जाएगी L के बराबर। तो टाइम पीरियड पहले तो क्या हुआ, कौन ये था, फिर वो जैसे जैसे लीक हो रहा है, ये क्या हो गया, यहाँ से पानी पानी एक तरह से लीक हो रहा है, लीक हो रहा है। तो टाइम पीरियड में क्या क्या फर्क पड़ा? तो टाइम पीरियड पहले तो बढ़ा, टाइम पीरियड पहले बढ़ा, फिर टाइम पीरियड उसके बाद घटा, तो टाइम पीरियड फिर से क्या बन गया, फाइनली क्या बन गया? 2π√L/G, 2π√L/G, और फिर से टाइम पीरियड घट गया, फिर से वही आ गया जो पहला था, यानी कि पहले बढ़ा, फिर बढ़ने के बाद घटा, और घट के फिर से 2π√L/G हो गया है। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है वो चेंज होगी फिर से, क्लियर? तो इसका मतलब इसमें आप लेंथ पर भी डिपेंड करता है, और जी भी बदल सकता है, जी बदलेगा तो जी के हिसाब से भी आंसर बदल जाएंगे। लेकिन जैसा कहीं पे भी किसी और अलग अलग जगहों पे जाएंगे जहाँ पे जी का मान अलग अलग हो, तो फिर उसका मतलब उसका पेंडुलम का टाइम पीरियड भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन लंबाई पर कैसे प्रभाव पड़ेगा ये हमने देख लिया है। ओके, चलिए इससे अब हमें इसके ऊपर प्रभाव देखते हैं कि हमारे सरल आवर्त गति करते हुए पेंडुलम पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। मान लो सरल आवर्त गति कहां पर है? सरल लोलक के आवर्तकाल पर त्वरित फ्रेम में प्रभाव, ठीक है, संदर्भ में, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि मान लो जैसे लिफ्ट है, कोई लिफ्ट में आपने पेंडुलम लगाया, मान लीजिएगा किसी एक्सेलरेशन से जा रहा है ना, तो किसी एक्सेलरेशन से जा रहा, तो पहला केस अगर मैं लूँ, अब देखो अगर ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन 0 है तब तो टाइम पीरियड वही रहेगा, लेकिन अगर एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा तो शूडो लगेगा नीचे, भाई नीचे एक तो mg लगता था इस पर, एक शूडो लग जाएगा m में, यानी कि नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g+a हो जाएगा, ये शूडो लगेगा, तो टाइम पीरियड बराबर बन जाएगा 2π√L की जगह g इफेक्टिव लगाना, तो 2π g प्रभावी, L तो उतना ही रहेगा, ठीक, तो यहाँ जाएगा g+a, तो आप कहेंगे कि टाइम पीरियड घट गया क्योंकि वैल्यू बढ़ गई नीचे की, ठीक। दूसरे केस में क्या कर दिया हमने, अगर ये नीचे आ रहा है, इसे नीचे आ रहा है तो शूडो फोर्स ऊपर लगेगा, है ना, शूडो फोर्स ऊपर लगेगा, तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा 2π√L/G-a, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और अगर मान लीजिएगा तीसरे केस में जो लिफ्ट है, लिफ्ट क्या हो रही, जो है मुक्त रूप से गिर रही है, मुक्त रूप से गिर रही है, अगर वो लिफ्ट मुक्त रूप से गिर रही है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन g के बराबर ही है, इसका एक्सेलरेशन g के बराबर ही है, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या लिखा जाएगा 2π√L/G-a, यानी कि 2π√L/G-g कट गया, तो क्या आ गया, ये आ गया 2π√L/G-a
L/0, यानी कि इन्फाइनाइट आ गया। इन्फाइनाइट आने का मतलब है कि इसका आवर्तकाल अनंत होने का मतलब है कि वो पेंडुलम अब सरलावर्त गति नहीं कर रहा होगा, यानी कि पेंडुलम विराम में है, अनंत समय लग रहा है, यानी कि उसको, यानी कि अनंत समय का मतलब कि वो सरलावर्त गति नहीं कर रहा है, यानी कि वो रेस्ट पर आ गया, बिल्कुल रुका हुआ है ना, तो उसका आवर्तकाल अनंत बोल देंगे। यानी कि सिंपल पेंडुलम अब आवर्त गति नहीं कर रहा है, ठीक, उसका आवर्तकाल अनंत हो गया है, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे और भी केस ले सकते हैं, मान लीजिएगा प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। आपने ले लिया कि लिफ्ट आपके पास या कोई भी ट्रॉली है ऐसे, इसमें ये पेंडुलम है जो कि किसी एक्सेलरेशन ए से जा रहा, तो अब इस तरफ क्या जाएगा, एक एक्सेलरेशन आ जाएगा इस तरफ, एम में फोर्स इधर लगेगा, एम जी इधर लगेगा, तो नेट फोर्स इधर आ जाएगा, नेट फोर्स इधर आ जाएगा, एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, तो जी इफेक्टिव कितना बन जाएगा, तो जी इफेक्टिव बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट, तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये प्रभावी त्वरण होगा इस तरफ, जब ये इस तरफ चल रहा होगा तो उसकी माध्यावस्था भी अब ऐसी हो जाएगी, माध्यावस्था भी कहीं ऐसे बन जाएगी अब इसकी, तो इसी के अबाउट करेगा वो सरलावर्त गति, है ना, इसी का अबाउट वो कोणीय सरलावर्त गति करेगा। तो यहाँ पर भी आप क्या कह सकते हैं कि टाइम पीरियड क्या हो गया इसका, घट गया, क्यों, क्योंकि नीचे की वैल्यू बढ़ गई, जुड़ रही है इसमें, समझ में आ गई बात। तो जब ये पेंडुलम ऐसा चल रहा था ना, तो उस पर इसकी ये ऐसे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ऐसे साम्य अवस्था में आ जाएगा, तो इसी के अबाउट सरलावर्त गति करेगा, तो उसकी मीन पोजिशन भी अब ये ना रह करके ये बन जाएगी। बाकी केसेस में मीन पोजीशन नहीं बदल रही थी, इसमें मीन पोजीशन भी बदल जाएगी, समझ रहे ना भाई। मान लो मतलब ऐसा समझ लो कि ये आपका ऐसे चलते समय, तो ये सिचुएशन ऐसे हो जाएगी, ठीक, तो इसी के अबाउट वो क्या करेगा, सरलावर्त गति करेगा, ये इसकी माध्यावस्था बन गई इतनी, तो ये भी ध्यान रखेंगे इस बात में, है ना। अगर मान लो इंक्लाइन प्लेन पर है, इंक्लाइन प्लेन पर है, तो एम जी साइन थीटा का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, है ना, एम जी साइन थीटा का और फोर्स, और ये पेंडुलम ऐसे हो जाएगा। तो इस पे बेटे एक ध्यान से देखा जाए, अगर एम जी तो सूडो लगेगा एम जी साइन थीटा से, ये सूडो लग गया, एफ पी एस सूडो फोर्स, और इधर कौन सा लग जाएगा, एक ये लगी रहा एम जी साइन थीटा, इससे इसकी छुट्टी हो गई, इधर कौन सा बचा एम जी कोस थीटा, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है, यानी कि इस पर नेट एक्सेलरेशन कितना आ गया, जी साइन थीटा आ जाएगा, तो कुल मिला के जो टाइम पीरियड हो जाएगा इसका 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी कोस थीटा आ जाएगा। तो ये अपना एक इम्पोर्टेंट केस है, जब कोई सैंपल पेंडुलम किसी ब्लॉक पे उसमें फ्रिक्शनलेस सरफेस पर से स्लिप हो रहा है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, इस पर जो है नेट फोर्स जो लगेगा एम जी साइन थीटा के हिसाब से लगता रहेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका टाइम पीरियड एल अपॉन जी कोस थीटा हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, अगर हमने सरल आवर्त गति करते हुए सरल लोलक के लिए या सिंपल पेंडुलम के लिए कुछ केस देखे कैसे कैसे आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ता है। मान लो किसी सरल आवर्त गति करते हुए कण पे कोई कार है, कोई कार के अंदर लगा हुआ है ना, किसी कार के अंदर लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे चल रही कोई कार, तो अगर वैसे चल रही है तो उसकी वेलोसिटी ऐसे है, तो उसमें एक तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा एसी, वो क्या होगा वी स्क्वायर बाई आर, और एक और मान लीजिएगा वी स्क्वायर बाई आर हो गया, और मान लीजिएगा उसकी वेलोसिटी है इस तरफ, तो उस पर उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मान लीजिएगा वृत्तीय पथ पर चल रहा है, रेडियस उसकी आर है, ठीक, रेडियस उसकी आर है, तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था,
2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई, मान लो उसकी छत से लटका हुआ है ना, L बाई जी इफेक्टिव, जी प्रभावी निकाल लेंगे। तो जी प्रभावी जैसे मान लीजिएगा चल रही है और जब वो सब चलेगी तो उस पर बाहर की तरफ शूट ऑफ फोर्स लगेगा। मान लीजिएगा इसमें कहीं पे मैं मान लेता हूँ कि ये इसके अंदर की छत पर ऐसे लटका हुआ है, तो उस पर शूट ऑफ फोर्स लग जाएगा, है ना, और ये बन जाएगा कितना mv²/r, ये g या v²/r, तो नेट कितना लगेगा g² प्लस v²/r का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो जी इफेक्टिव बन जाएगा इसमें L अपॉन अंडर रूट ऑफ g² प्लस v²/r का होल स्क्वायर, ये तो लगेगा नेट इफेक्टिव। भाई मान लो जैसे कई बार ऐसा बोल दिया कि भाई किसी गाड़ी के अंदर, मान लीजिएगा किसी गाड़ी के अंदर कोई यह है ब्यूटीफुल महिला बैठी हुई है ना, ये लो, ये कोई लेडी बैठी हुई है और ये इसके कान में कुंडल लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया सिंपल पेंडुलम। ये किसी कार में बैठी हुई है, कार में है, तो ये किसी वृत्तीय पथ पर ही है, कार भी चल रही, तो क्या होगा इस पर एक तो जी लग रहा नीचे की तरफ और एक सूडो लगने लगेगा इस तरफ, तो इधर कितना लगेगा, तो ये कितना जाएगा v²/r। तो उस केस में आपके पास जी इफेक्टिव यानी कि नेट त्वरण इसका इधर लगने लगेगा और ये हो जाएगा, तो वो एक सरल आवर्त गति करने लगेगा, लेकिन इस वाले के हिसाब से, इस त्वरण के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई कोई सुंदर कन्या कोई भी जो है यहाँ पर इसके कानों में एक बाली लगी हुई है, इस बाली को जो है जैसे वो वृत्तीय पथ पर घूमता है तो उसका बताओ अवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो आप आंसर देंगे कि ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ही हमने ये सारे जो फॉर्मूला लिखा है t बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ये कब वैलिड है, ये है थीटा बराबर, थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो ये वैलिड है, तब तो ये वैलिड है, यानी कि तब तो ये एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है। लेकिन अगर थीटा स्मॉल नहीं है, यदि थीटा छोटा नहीं है ये, तो उस केस में साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा, हमने प्रूफ करते हुए साइन थीटा को थीटा लिखा था, है ना, तब यह सरल कोणीय सरल आवर्त गति नहीं करेगा, कोणीय सरल आवर्त गति नहीं करेगा, बट परंतु दोलन करेगा, दोलन करेगा, ये कंफर्म है। तो दोलन करेगा तो उसका भी आवर्तकाल होगा, तब दोलनों का आवर्तकाल जो मैं लिख रहा हूं याद रखना है, टी नोट यानी कि 2 पाई अंडर रूट L बाई जी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट बाई 2। थीटा नोट क्या है, आयाम। ऐसे एक साइन की सीरीज बनती है, आपको तो बस इतना याद रखना, ठीक है। ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर कहीं आपको बोल दिया जाए कि भाई जो है अपना पास जो है थीटा छोटा नहीं है, तब ये लगाना। और इसको भी एक साइन की सीरीज खोल के करते हैं अपने कोर्स में, इसका ना प्रूफ है ना ये फॉर्मूला है, बट 99.9% तो आएगा ही नहीं। बट अगर आपको याद रखना है कि अगर थीटा स्मॉल नहीं है तो क्या होगा, ये इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा याद रखने के लिए, क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड दिया रहेगा, एम्पलीट्यूड दिया रहेगा तो थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी 1 प्लस थीटा नोट स्क्वायर बाई 16, ये रख लें बस, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है, ये याद रखने लायक है। लेकिन कब लगाना, जब थीटा छोटा नहीं है तब लगाना। और चूंकि हमारे कोर्स में तो सिंपल हार्मोनिक है, इसलिए थीटा छोटा होगा, इसलिए ज़्यादातर हमें इसकी फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली नहीं, लेकिन हमें अपनी इस बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। हाँ जी, सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक का एक और एग्जाम्पल है जिसे हम बोलते हैं सेकंड लोलक। तो सेकंड लोलक क्या होता है, ऐसा सरल लोलक, ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड फिक्स कर दिया गया।
जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड फिक्स कर दिया गया तो उसका नाम बोलते हैं सेकंड लोलक। ठीक है, तो यानी कि टाइम पीरियड कितना हो गया इसका 2 सेकंड। ये उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। इसी को बोलते हैं हम सेकंड लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, इससे हम ये भी निकाल सकते हैं एल कितना होगा। मान लीजिएगा 2 है, 2 का स्क्वायर किया 4 पाई स्क्वायर हो गया एल बाई जी। ठीक, तो ये अपना कितना जाएगा, इस 4 से 4 कट जाएगा तो एल बराबर जी अपॉन पाई स्क्वायर। अच्छा, ये लगभग 9.81 होता है और पाई स्क्वायर की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 9.81 के आसपास होती है, तो अप्रोक्सीमेटली लेंथ आ जाएगी 1 मीटर। यानी कि सेकंड लोलक की लेंथ लगभग कितनी होती है 1 मीटर होती है। दिस इज लेंथ इज 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली ऑन अर्थ, पृथ्वी पर क्योंकि पृथ्वी पर हमने जी को 9.8 लिया हुआ। ठीक है, तो सेकंड लोलक के डेफिनेशन भी याद रखेंगे कि इसका आवर्तकाल 2 सेकंड फिक्स हो। कभी कभी बोल देता है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल गर्मियों में बढ़ जाएगा घट जाएगा। सोचो, या किसी भी आवर्तकाल किसी का भी गर्मी अगर बढ़ जाएंगी, गर्मियों में क्या होगा, लंबाई बढ़ सकती है, उसमें प्रसार हो सकता है, लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, यानी कि स्लो हो जाएगा। समय ज्यादा हो गया तो मतलब धीरे हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब धीमा हो जाएगा। तो गर्मियों में आवर्तकाल धीमा हो जाता है ना, यानी कि धीमा होने का मतलब आवर्तकाल बढ़ गया, समय बढ़ गया। और सर्दियों में क्या होती है, लंबाई कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाती है, लंबाई कम तो आवर्तकाल कम। तो उसमें आवर्तकाल कम होने का मतलब टाइम फटाफट पास हो रहा है, यानी कि उसके आवर्तकाल की वैल्यू कम हो गई और टाइम फास्ट हो गया। ठीक, एक सवाल दे देते, जैसे सेकंड लोलक की लंबाई पृथ्वी पर 1 मीटर है, मैंने दिखाया भी 1 मीटर आती भी है, लगभग 1 मीटर होती है, लेकिन इसमें दे दिया सवाल में। तो चंद्रमा पर इसकी लंबाई क्या होगी, तो बेटे सीधी सी बात है, पृथ्वी मान लो अर्थ पर 2 सेकंड तो फिक्स है, क्योंकि और सेकंड लोलक बोल दिया तो सेकंड लोलक का मतलब यदि सेकंड लोलक की लंबाई पृथ्वी पर तो 2 सेकंड तो फिक्स है, चाहे पृथ्वी पर हो चाहे मून पर। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल पृथ्वी पर जी भी पृथ्वी पर, है ना। और मून पर चंद्रमा पर भी 2 सेकंड होगा, क्योंकि आवर्तकाल की डेफिनेशन तो फिक्स कर दी हमने, सेकंड लोलक की डेफिनेशन तो फिक्स कर दी। जब फिक्स कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2 सेकंड तो फिक्स होगा, लेकिन लंबाई बदलनी पड़ेगी अगर 2 सेकंड रखनी। अगर जी बदल गया, जी बदल जाता है हमारा चंद्रमा पर, तो ये आ गया 2 पाई अंडर रूट लेंथ ऑन मून जी ऑन मून। अब हमें पता है कि पृथ्वी पर तो जी होता है, लेकिन वहां पर चंद्रमा पर g/6 होता है, तो दोनों को छम्मा करवा दो तो कितना बचा, तो बेटे ये 1 मीटर आ गई, है ना। तो कितना बैठ गया भाई, कितना बैठ गया, अंडर रूट ऑफ एल मून बटे जी मून बराबर अंडर रूट ऑफ एल पृथ्वी बटे जी पृथ्वी, है ना। दोनों तरफ का रूट हटा देंगे तो एल मून 1 और जी, और इधर कितना, सॉरी एल मून तो निकालनी है, ये g/6 होती है, और ये 1 मीटर हो गई, और बेटे ये जी हो गई, जी से जी कट गया, तो एल मून कितना आ गया 1/6 मीटर। 1/6 मीटर लंबाई का आपको वहां लेना पड़ेगा, तो वहां पे भी उसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो जाएगा। चलो जी, आपको एक सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, एक सरल आवर्त गति करता हुआ सरल लोलक दिया हुआ है, यहां से उसको छोड़ दिया गया, लेकिन बीच में एक दीवार है, तो ये यहां से जाएगा और फिर वापस भी आएगा, तो कुल उसका आवर्तकाल बताना। तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई इसका आवर्तकाल वैसे तो t बराबर कितना होगा, अगर ये दीवार नहीं होती L/G होता, लेकिन टाइम पीरियड t है, लेकिन ये यहां से जाएगा ऐसे, तो t/4 लगेगा, और यहाँ पर जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, L/4 के हिसाब से आएगी। तो मान लीजिए यहाँ तो t/4 आया जाने का, और जाने के बाद आने का भी t/4 होगा, लेकिन यहाँ पे मान लीजिएगा इसका टाइम पीरियड इतनी लंबाई के हिसाब से, ये इतना सरल लोलक हो गया, तो इतनी लंबाई के हिसाब से ये t1 आया, तो t1/4 मान सकता हूँ, और वापस t1/4 जाएगा भी। तो t1 कितना होगा, तो t तो हमें दिख रहा है भाई 2 पाई अंडर रूट L/G होता है, लेकिन t1 कितना होता है इतनी लंबाई के हिसाब से, t1 हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L/4/G। तो ये t1 बराबर आ गया 2 पाई, ये 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट L/G, ये कट गया, है ना। तो कुल मिला के जो टोटल टाइम हो गया, टाइम पीरियड
यानी कि आवर्तकाल क्या हुआ, ऐसे गया और ऐसे आया, है ना। तो कितना आया भाई, 2 तो T/4 है और 2 T1/4 है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आ गया /2/2। तो T/2 का मतलब उसका आधा, यानी कि π√L/g। और T1/2 का मतलब इसका आधा, यानी कि π/2√Lg। तो T और T1 की वैल्यू रख दी, तो क्या बन गया, ये आ गया 1/2 3π/2√L/g, 3π/2√L/g। इतना इसका आवर्तकाल हो गया, ये आंसर हो गया। तो इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे इतनी लंबाई तो इसकी आवर्तकाल की कर ही नहीं रही, इतनी लंबाई आवर्त कर रही, तो ये वाला तो अपना हो गया ऐसे जा करके ऐसा आएगा, और ये वाला वापस जब इधर जाएगा तो इधर आएगा भी। तो इसमें तो ये वाला इसी लंबाई से चलेगा, इसमें इस लंबाई से चलेगा, तो लंबाई बदलने से टाइम पीरियड बदल गया इसका। तो कुल टाइम पीरियड इस पर्टिकुलर आवर्तकाल ये बन जाएगा। ऐसे ही आपको एक और सवाल दिया हुआ है, इसमें भी इसका आवर्तकाल बताना। कितना समय लग रहा है, यहाँ से इसको छोड़ दिया, पर यहाँ से छोड़ दिया, तो यहाँ से छोड़ देने पर इसका आवर्तकाल बताना है। ये लो ध्यान से देखो, ये 2 डिग्री है 1 डिग्री, यानी कि ये एम्पलीट्यूड हो गया θ0, एक ही तरह मान सकते हैं। और ये क्या बन गया, ये जैसे a/2 होता था वहाँ पर, तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो बहुत ध्यान से देखो, तो यहाँ से छोड़ा, यानी कि यहाँ से छोड़ा, ऐसे गया, तो ऐसे जाने में समय लगा, तो टाइम पीरियड तो क्या होगा 2π√L/g। इसका जहाँ से यहाँ जाने में समय लगेगा, एक यहाँ पे मान लो T1 लगा और वापस भी आएगा, वो भी T1 लगेगा, और फिर वापस जाएगा, वो भी T/4। जितना भी समय इसको लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने का, यहाँ पे तो T1/4 और यह भी T1/4, इतने तो लगेगा जितने भी इसके हिसाब से आवर्तकाल बैठेगा, है ना। तो कुल मिला के इस समय तो निकालना, बस हमें इस समय को निकालना है। ये तो हमें दिख रहा है, ये वाला समय तो हमें दिख रहा है, ये समय निकालना है, ये जाने का और ये आने का, और जोड़ देना। ये तो हमें दिख रहा है कि भाई T/4 बन जाएगा इसका, लेकिन यहाँ पर तो ये इसके a/2 तक जा रहा, और हमें पता है कि यहाँ पर ये T/12 होता है, अगर आपको याद हो T/12 आधे तक पहले भी किया हमने। तो यहाँ से छोड़ देने पर ऐसे गया, तो T/4 तो ये लग गया, ठीक है। और यहाँ प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब होता है कि E की वैल्यू 1, यानी कि जिस वेग से टक्कर, जैसे यहाँ पे टक्कराया वैसी उसकी डायरेक्शन इधर आ गई, है ना, तो उसकी तुरंत डायरेक्शन बदल गई। तो यहाँ पर जब ये आएगा, जैसे ही यहाँ पर आया तो यहाँ पर पहुँच गया, तो T/4 लगा जाने का समय ये वाला, फिर ये यहाँ से ऐसे गया, लेकिन a/2 तक, तो इतने में क्या आ गई, दीवार आ गई, तो ये टाइम तो कट गया, तो ये टाइम यहाँ से कट गया, तो ये वाला फिर सीधे यहाँ आ गया, तो ये टाइम तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ से फिर से वापस वहाँ गया, तो ये वाला टाइम हमें पता है कि T/12 होता है, और ये भी पता है कि T/12 होता है ना। ये हम कई बार निकाल चुके, a/2 से a/2, क्योंकि ये कितना बैठ गया एक तरह से आधा। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं, उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। हो गया ना, a/2 मान सकते हैं इसे, ए आधा एम्पलीट्यूड है, ए की जगह थीटा है, यहाँ पर ए से मैंने समझाने के लिए आपको ले लिया, तो ये आपका ए मान सकता है। हालांकि यहाँ पे θ0 है, θ0 की वैल्यू 2 डिग्री है, इसी को मैंने लगभग एक जैसे मान लिया ताकि समझ ले, पहले जैसा बन जाए। तो ये वापस फिर से वही टाइम T/4 आ गया, तो टोटल टाइम कितना लगा, T/4, T/4, T/12, T/12। और T/12 निकालने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये एंगल निकाल लेते हैं। मान लीजिएगा एंगल बीटा है, तो कोस बीटा से बीटा कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा बेटे 60 डिग्री, यानी कि π/3। और तो ये एंगल भी बीटा आ जाएगा, तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं, ये π/6 आ जाएगा। तो π/6 में टाइम कितना लगेगा, π/6 कोण बटे ओमेगा 2π/t, ओमेगा तो यही है, तो ये t आया T/12। तो ये 12 ये वाला हम कई बार निकाल चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। तो T/12 को हम जानते हैं कि ये T/12 लगता है जब a से a/2 तक जा रहे हैं, या आधे एम्पलीट्यूड तक जाने का समय मीन पोजिशन से। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, आवर्तकाल
कितना हो गया बेटा आवर्तकाल? तो 2 तो t/4 है और 2 t/12 है, तो t/2 प्लस t/6, तो कितना आ गया बेटे 6, 3 + 1 t, यानी कि 2t/3। तो आंसर आया 2/3 ऑफ 2π√L/g, ये आंसर आ जाएगा भाई 4π/3√L/g। तो ये बड़े सिंपल से उस लॉजिक से लगाना, अपने को फेजर आना बहुत जरूरी है। फेजर आता होगा तो आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर? इसी तरीके का मैं आपको एक और समझाता हूँ। हाँ जी, देखो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री था, तो 1 डिग्री 2 डिग्री की जगह अल्फा और बीटा दे दिया, बस कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस अपने को उसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर देना, बस डाटा को थोड़ा सा संभाल लेंगे। देखो यहाँ से छोड़ा, यानी कि यहाँ से चला तो t/4 समय तो यही लग जाएगा, वो जिस दीवार से टकराया, यानी कि ये आ गया, ये इतना टाइम कट हो गया, तो ये इतना टाइम निकालना है ये वाला और ये वाला, और ये t/12 आ गया, t/4 आ गया ये वाला। तो कुल टाइम कितना लगा? तो आवर्तकाल कितना होगा? 2t, 2 तो ये प्लस 2t/4, यानी कि अपने को 2t + t/2, यानी कि अपने को t क्यों काम करना मेनली। अब बहुत ध्यान से देखो तो ये लंबाई अपनी बीटा के बराबर है और ये लंबाई अपनी अल्फा के बराबर है, मतलब ये एम्पलीट्यूड दे रखे है ना। तो ये बीटा है, मान लीजिएगा ये एंगल कुछ भी है, थीटा है, तो ये फाला क्या आ जाएगा, ये वाला आपका फाई मान लो, ये 90 - थीटा आ जाएगा। तो अपने को तो एंगल चाहिए, तो 90 - फाई नोट चाहिए ना, तो 90 - थीटा आ गया। तो एक काम करो, दोनों तरफ का साइन ले लो, साइन फाई नोट बराबर साइन 90 - थीटा, दैट इज कोस थीटा। अच्छा, कोस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, अल्फा बटे बीटा, यानी कि साइन फाई नोट की वैल्यू लिख दी हमने अल्फा बटे बीटा, अल्फा बटे बीटा। तो फाई नोट कितना आ गया? फाई नोट आ गया साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बटे बीटा। वो तो साइन में निकाल लो या कोस में निकाल लो, आपकी मर्जी है। तो फाई नोट आ गया, और बस अब अपने को क्या चाहिए, ये टाइम, ये वाला एंगल आ गया, तो टाइम t बराबर क्या बैठेगा? t बराबर फाई नोट अपॉन ओमेगा। ओमेगा का मतलब 2π/t, फाई नोट = 2π/t, यानी कि फाई नोट t/2π, और ये क्या है, ये वाला है ना। और अपने को क्या चाहिए, फाई नोट की वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स ऑफ अल्फा अपॉन बीटा इंटू t / 2π। तो टोटल टाइम पीरियड क्या बना? 2t + t/2। t कितना भाई? t कितना भाई? ये वाला, यानी कि t × 2π साइन इनवर्स अल्फा बटे बीटा प्लस ये t/2, और इससे ये 2 से 2 गया, t को मान ले लेंगे तो 1/2 प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 और 1/π साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। t की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, t की वैल्यू होती है बेटे 2π √L/g 1/2 प्लस 1/π साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई, बाकी कंसेप्ट सारा वही है जो तो जो पहले था, है ना। कंसेप्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ये आंसर आ गया इसका। देखिए, हमने सरल आवर्त का जो आवर्तकाल निकाला है, सिंपल सरल लोलक का जो आवर्तकाल निकाला है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड निकाला है, वो हमने उस कंडीशन में निकाला है कि जब लेंथ बहुत छोटी है, छोटे से पेंडुलम होते हैं जो लैब में होते हैं, जिनकी लंबाई पृथ्वी की रेडियस के कंपेयर में बहुत छोटी है, तो उस केस में क्या होता है कि जो जी होता है लगभग ऊर्ध्वाधर रहता है, जी जो होता है ऊर्ध्वाधर रहता है ना। हमने ये माना था कि भाई t बराबर 2π √L/g में L की वैल्यू रेडियस से बहुत छोटी है, पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत छोटी है, क्योंकि इस कंडीशन में ताकि क्या हो सके, ताकि g ऊर्ध्वाधर लग सके,
मतलब ऐसा पेंडुलम है तो जी अपना नीचे की तरफ लगता रहे, कोई दिक्कत नहीं, तब तक तो ठीक है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जी अपना ऊर्ध्वाधर लगे। अगर लंबाई बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ा पेंडुलम ले लो, अगर बहुत बड़ा पेंडुलम ले लिया हमने, मान लीजिएगा मैंने बहुत बड़ा पेंडुलम ये लिया, तो ये पृथ्वी है हमारी, और बहुत बड़ी हाइट का पेंडुलम मैंने ले लिया, है ना। जब मैंने इसको बहुत बड़ी हाइट का पेंडुलम लिया, मान लीजिएगा किसी समय यहाँ है, ठीक है। हाँ जी, ये बीच का जो गैप है ना वो काट देना इसमें। चलिए अब हमें ये देखना है कि भाई सरल लोलक जो है, तो सरल लोलक की लंबाई अगर बहुत बड़ी हो, पृथ्वी की त्रिज्या से बड़ी हो, तो हमारे लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करता, क्योंकि तब है जब हमारा लेंथ बहुत छोटी हो। तो अगर बड़ी हो तो क्या होगा भाई, अगर बड़ी लेंथ होगी, यदि एल बहुत बहुत बड़ी हो रेडियस से, तब टाइम पीरियड का फॉर्मूला बेटे ये याद रखना है, √1/g 1/L + 1/RE। ये फॉर्मूला आपका जनरल फॉर्मूला है, इससे सारा फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो जब बहुत बड़ी लंबाई का है तो उस केस में मान लीजिएगा ये इसकी लेंथ है, तो ये इसकी लेंथ है, तो मान लीजिएगा, लेकिन थीटा बहुत छोटा सा दिया हमने, थीटा बहुत छोटा सा दिया, तो जब बहुत छोटा सा दिया हमने थीटा को, तो ये एंगल मान लीजिएगा फाई है थीटा। तो इस पूरे त्रिभुज को देखो, ये इस त्रिभुज का ये दोनों का सम इसके बाह्य कोण के बराबर होगा, ये बाह्य कोण है, बहिष्ठ कोण है इसका, तो बहिष्ठ कोण के समान होगा इन दोनों का। अच्छा ये शीर्षाभिमुख है तो जितना ही होगा उतना ही होगा। इससे हमने क्या करा, इस लंबाई को आगे बढ़ाते हुए इस पे एक लंब डाल दिया और ये इसकी लंबवत दूरी निकाली। क्यों निकाली समझें, क्योंकि हमें क्या निकालना, आवर्तकाल। तो हमें पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई टॉ = k थीटा। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, टॉर्क के लिए क्या होगा भाई, टॉर्क बराबर यानी कि बलाघूर्ण क्या होता है, बल गुणा लंबवत दूरी। बल किधर लग रहा, mg इधर लग रहा, इसकी लंबवत दूरी कितनी बैठेगी ये, तो बल कितना mg इंटू OP लंबवत, इसको मान लो, OP लंबवत दूरी, और बल ये है, तो बल गुणा लंबवत दूरी, और दिशा सेंटर की तरफ है ना, मीन पोजीशन की तरफ। जो मीन पोजीशन की तरफ रहेगी तो माइनस लगा दिया, क्योंकि हमने थीटा उधर घुमाया, बल आघूर्ण की दिशा अपोजिट होती है थीटा के। तो यहाँ पर क्या आएगी, -mg इंटू L sin थीटा प्लस फाई। तो यहाँ पर अपने को अब वही है कि टॉर्क आपका -mg L थीटा प्लस फाई लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा एंड फाई छोटे हैं, ये दोनों क्या हैं, छोटे एंगल है, छोटे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये जो दूरी है ये भी लगभग सीधी मान सकते हैं x को भी, तो इसको सीधे मान सकते हैं। तो क्या बन जाएगा भाई, थीटा बराबर क्या बन जाएगा, थीटा बराबर x/L, ये त्रिज्या बन जाएगी और ये चाप बन जाएगा। तो टॉर्क बराबर आ जाएगा -mg L कितना, थीटा की जगह चाप बटे त्रिज्या x/L प्लस फाई को भी चाप बटे त्रिज्या, तो चाप कितनी, ये त्रिज्या कितनी r, तो कितनी आ जाएगी, ये अपने पास आ जाएगी x/r, ठीक है। और अगर हम इसमें थोड़ा और ध्यान से देखें तो यहां से हमने थीटा कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें प्रूफ करना टॉर्क प्रोपोर्शनल टू समानुपाती थीटा के है। तो यहां ले लेंगे -mg L और 1 प्लस फाई को लिख लेंगे x/r, और इसको लिख लेंगे थीटा को x/L। थीटा बाहर आ जाएगा, x कट जाएगा, और ये अपने पास आ जाएगा -mg और 1 प्लस ये L/RE थीटा। ये क्या बन गया सारा, थीटा के साथ मल्टीप्लाई में, दिस इज KSH। तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 2π √I/KSH। तो I तो कितना बैठेगा, ml², और KSH कितना बैठ गया, mgl 1 प्लस L/RE। तो m से m कट गया, एक L से L भी कट गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2π √, अगर मैं इसमें से L बाहर ले लूँ
तो क्या बचेगा 1/g 1/l प्लस 1/re। तो ये टाइम पीरियड हमारे पास आया किस कंडीशन में, जब लेंथ रेडियस से बहुत बड़ी होगी। ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला याद रखना, प्रूफ को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि भाई जब लेंथ बहुत बड़ी होगी तो उस समय ये वाला फॉर्मूला लगाना। तो इसमें अपने को कुछ स्पेशल केस भी देख सकते हैं, जैसे अगर मान लो रेडियस बहुत छोटी कर दे, मान लीजिएगा पहला यही केस ले लेते हैं कि n लेस देन आर ई। तो अगर ये आर बहुत छोटी हो जाएगी, रेडियस बड़ी होगी, तो क्या 1/re को छोड़ सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य बन सकते हैं, नगण्य हो जाएगा। और अगर ये नगण्य हो जाएगा तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा 2π√1/g × 1/l। ये तो जीरो हो गया, नगण्य हो जाएगा ना 1/re, तो है ना, आर बहुत बड़ा होगा तो 1/re तो नगण्य हो जाएगा, यानी कि क्या बनेगा 2π√l/g, पहला वाला आ गया। लेकिन दूसरा भी याद रखेंगे कि अगर लेंथ बहुत बहुत बड़ी हो रेडियस से, और मानना कि लेंथ कितनी ले ली, अनंत ले ली, अनंत लंबाई का पेंडुलम होगा, तो अनंत लंबाई के पेंडुलम का टाइम पीरियड अनंत नहीं होता। तो यहां से पता लगेगा टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√1/g 1/∞ प्लस 1/re। तो इसका होता है 2π√re/g। तो याद रखना कि अनंत लंबाई के पेंडुलम का टाइम पीरियड 2π√re/g होता है। और re की वैल्यू पता हमें कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर को मीटर में ये 9.8, तो ये सोल्व करके आएगा लगभग 84 मिनट, 83 पॉइंट समथिंग आता है, लगभग 84 मिनट आ जाएगा। अच्छा, अगर लेंथ को रेडियस के बराबर ही ले लें, अगर लेंथ को रेडियस के बराबर ही ले लें, अगर लेंथ को रेडियस के बराबर ले लें, तो टाइम पीरियड क्या बैठेगा 2π√1/g 1/re प्लस 1/re। तो कितना आ जाएगा 2π√re/2g, ये तो बैठेगा re/2g। अब re/2g को भी बहुत ध्यान से देखो, तो ये क्या बैठेगा 2π√re/g डिवाइड बाई √2, यानी कि इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं लगभग कितनी 84 मिनट, 84 मिनट डिवाइड बाई √2, इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा 60 मिनट, तो लगभग 1 आवर। तो फिर इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1 घंटा। तो ये छोटे छोटे से केस हैं जिनको हम कर सकते हैं, है ना। तो ये सिंपल पेंडुलम के केस थे। सिंपल पेंडुलम के इन केसेस को हमें याद भी रखना है, और इन्हीं के साथ साथ कभी कभी सिंपल पेंडुलम की जगह स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग लोलक, स्प्रिंग लोलक क्या होता है उसमें भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हम पहले से जान चुके हैं ऑलरेडी कि भाई हमें पता है कि अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है जिसका मास सेम है, ऐसे लटकाया हुआ है, मीन पोजीशन होती है यहाँ पर, नेचुरल लेंथ होती है, इतनी बात हम पहले से जानते हैं। और ये भी बात जानते हैं कि इसका टाइम पीरियड 2π√m/k होता है ना, जिसमें स्प्रिंग मास लेस है। मास लेस मतलब स्प्रिंग भारी है, ठीक। लेकिन इसको बोलते हैं स्प्रिंग लोलक, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर अगर टाइम नहीं लगाएंगे। बट कुछ छोटी सी चीजें आपको याद रखने की, अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कि भाई स्प्रिंग का मास m है, ms है, द्रव्यमान स्प्रिंग का, तो तब उसका टाइम पीरियड क्या होता है 2π√m + ms/3/g। तो बस इसमें आपको स्प्रिंग के द्रव्यमान को m + ms/3 जोड़ देना होता है, इतना याद रखना। हालांकि ये अपने कोर्स में है ही नहीं भार वाला स्प्रिंग, तो इसलिए 99% चांस तो केवल इसके हैं, ये तो आएगा ही नहीं। लेकिन अगर कहीं भार का द्रव्यमान दे भी जाए तो याद रख लेंगे कि भाई इसका द्रव्यमान के केस में यहाँ पर ms/3 स्प्रिंग के मास का 1/3 आता है। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने काम का इतना प्रूफ है नहीं, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास मान लीजिएगा इसको बोलते हैं 2 ब्लॉक, एक m1 एक m2, है ना। इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट, इनको दबा के छोड़ दो, ऐसे हम करेंगे, सरलावर्ती गति करेंगे। तो इसका टाइम पीरियड जो होता है वो होता है √m
m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू के। इसको बोलते हैं रिड्यूस, इसको बोलते हैं कम हुआ वाला मास, घटा हुआ मास। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई के बोल देते हैं, जिसमें म्यू बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। तो ये भी क्या एक तरह का स्प्रिंग पेंडुलम ही है, लेकिन इसमें हमेशा इसको सोल्व करते हैं ना, तो मास की वैल्यू इन दोनों के योग से कम ही आएगी। देख लो डिवाइड हो रहा है प्लस m1 प्लस m2 से, तो इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास या फिर घटा हुआ द्रव्यमान। कभी भी इनके योग से बराबर नहीं बैठता, m1 प्लस m2 नहीं बैठेगा, कम बैठेगा। इसको दबा के छोड़ दो, ऐसा से सरल आवर्त गति करेगा ये, ठीक है। तो ये कुछ स्प्रिंग पेंडुलम के केस हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें ये दोनों केस अपने आप याद रखेंगे, इनके टाइम पीरियड के फॉर्मूले याद रख लेंगे बस, ठीक है। तो अपने काम चल जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।